अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट हूँ, अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है या इस प्रोसेस में इंटरेस्ट रखता है तो उसके लिए हेल्पफुल गाइड हो सके। आज की वीडियो का थोड़ा फॉर्मेट डिफरेंट होने लगा है। काफ़ी दिनों से आप लोगों के कमेंट्स को मैं एड्रेस नहीं कर पा रहा, तो आज सोचा वीडियो की सूरत में करते हैं। अगर सक्सेसफुल रहा ये एक्सपेरिमेंट तो शायद मंथली या वीकली एक वीडियो आया करेगी जिसमें आपके कमेंट्स होंगे, उसमें ऊपर अपने जितने व्यूज़ हैं, अपना जो एक्सपीरियंस है मेरा, मैं उससे उन चीज़ों को एड्रेस कर सकता हूँ। तो कई बार ये होता है कि शायद मैं एक सेंटेंस लिखूँ और जबकि मैं वहाँ पर मेरी सोच या मेरी थॉट प्रोसेस वो ज़्यादा चीज़ें लेके आ रही थी। तो इस तरह ये होगा कि हम इन चीज़ों को भी हम डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दें कि कोई एक सवाल पूछता है तो उसको किन तरीक़ों से उसको देखा जा सकता है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। और ये साइड में मेरा इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, इसको जाके आप पहले फॉलो करें। डीएम में स्लाइड करके अपने प्राइवेट नेचर के सवाल पूछ सकते हैं। प्राइवेट नेचर के नहीं होते तो हमेशा कमेंट सेक्शन में पूछा करें, सही होता है या मैं या कोई और उस चीज़ को एड्रेस कर देगा अपने एक्सपीरियंस से। और शायद हो सकता है कि मेरे से पहले कोई एड्रेस कर दे, क्योंकि मैं बिज़ी हूँ तो कोई और एड्रेस कर देगा। इस तरह ये होता है कि कोई वीडियो जाकर देखता है तो कोई कमेंट रीड करेगा, शायद आपका ही पूछा हुआ सवाल उसका भी सवाल हो और किसी और ने जवाब दिया होगा, तो ईजी हो जाएगा। और इस चैनल का पर्पस ही है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करनी है जिस प्रोसेस गुजरे हैं, कि वो स्टक हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना आगे, तो वो इस चीज़ से सीख सकें और आगे चल सकें। अब जिसने पहला सवाल है, जिसमें पहले वालेकुम अस्सलाम, उनको DS5535 मिला हुआ है, F4 कैटेगरी का है, डेट चेंज हो रही। हमेशा जब भी आपका CEAC वाला स्टेटस होता है, यहाँ पे कंप्लीट वीडियो भी है लेकिन यहाँ पे पिक्चर भी है, उसको देख सकते हैं। जब भी आपकी डेट चेंज होती है वो हमेशा पॉजिटिव साइन होता है। बार बार डेट चेंज होगी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। हमारा भी जब थर्ड मेडिकल हो चुका था, अगर आप मेडिकल को समझना चाहते हैं मेडिकल क्या होता है, यहाँ वीडियो आ रही होगी, उसको जाकर देख सकते हैं। तो जब हमारा थर्ड मेडिकल हो चुका है, 6 महीने की तब एक्सपायरी होती थी मेडिकल की, तो अब डेट्स चेंज हो रही थी लगातार, आगे पीछे, लाइक 12 बजे हुई है, 3 बजे हुई है, 4 बजे हुई है, अगले दिन इसी तरह हो रही है। जब फ्रीक्वेंट डेट्स चेंज होंगी ना, तो इट मीन्स कि आपके केस के ऊपर काम हो रहा है। जब भी किसी बंदे ने आपके केस को एक्सेस करके उसमें एंट्री डाली है तो डेट चेंज होगी। जब डेट चेंज होगी तो वो पॉजिटिव चीज़ होती है, तो हमेशा गुड साइन होता है। आगे अगला सवाल है कि किसी को 15 साल की उम्र में टीबी हुआ हो और उसने रिकवरी भी कर लिया हो, फिर 2 बार सेफ साइड के लिए तसल्ली के लिए एक्सरे करवा लिया हो, तो कोई मसला तो नहीं होगा। दो चीज़ें इसको होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मेरा भी पहला मेडिकल होना था तो मैंने ये किया था कि अपने प्राइमरी केयर जो भी फैमिली डॉक्टर थे उनको गया, मैं कहा यार इस तरह US इमिग्रेशन का मेडिकल होना है, I-693 इधर एक आ रहा होगा। उनको जाकर फॉर्म दिखाया, मैंने ये टेस्ट करते हैं, इसमें जो एप्लीकेबल है, जो आपको लगता है सूटेबल है करें। उन्हें वो टेस्ट लिख दिए, मैं लैब्स कर लिए, एक्सरे कर लिए, एक ओवरऑल स्क्रीनिंग कर ली। मैंने कहा कि यार अभी मेरा मेडिकल होना है, एक चेकअप हो जाएगा, कोई चीज़ है जिसको टेक केयर करना है तो वो मैं कर सकूँ। ये अपनी तसल्ली के लिए होता है। दूसरा, अब ये थोड़ा सा लिंक कर रहा है टू द मेडिकल साइड। अब इस चीज़ का कोई बंदा नहीं कह सकता कि सेफ साइड है नहीं है, उसका इंटरनल प्रोसेस क्या है, क्योंकि अब जो विल केयर हो गया, अजीज़ मेडिकल सेंटर, कहीं भी होगा, डॉक्टर होगा, हर वक्त आप देखें मेडिकल गाइडलाइंस चेंज हो रही हैं। मुझे नहीं पता कि वो इस चीज़ को देखते हैं नहीं देखते, किस तरह देखते हैं। अब मेडिकल ओपिनियन तो मैं दे नहीं सकता। तो इसमें यही होगा, अगर आपने तसल्ली कर ली, आपको लगता है आप अब रिकवर कर गई हैं, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन होगा कि आप जाती हैं। उन सारी सी बात है, जब वो स्क्रीनिंग करेंगे तो शायद उनको वो स्पॉट नजर आए, शायद वो स्प्यूटम टेस्ट करें। पूरी एक सेपरेट वीडियो है, बहुत कॉमन है पाकिस्तान में जिनको टीबी पहले हो चुका होता है, तो उनको स्प्यूटम टेस्ट फिर भी करवाते हैं जस्ट टू मेक श्योर। और जो भी US स्टेट डिपार्टमेंट या उनकी हेल्थ सर्विसेज की जो रेगुलेशन है उनको कंप्लाई करना होता है। तो मे बी शायद आपको क्या स्प्यूटम टेस्ट है जो वो कर लें, तो आपको हम आगे चलने देंगे। अगला सवाल है, वालेकुम अस्सलाम, कह रहे हैं डॉक्यूमेंट क्वालिफाई हो चुका है, इंटरव्यू लेटर के लिए वेट कर रहे हैं। उनकी DQ जो है वो 2/22/24 की है। बड़ा आई एम सरप्राइज कि उन्हें USL स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। 3 महीने से इंटरव्यू लेटर के लिए वेट कर रहे हैं, और क्या हो सकता है उनके साथ, स्पाउसल कैटेगरी है। देखें, पहले तो एक चीज़ फैक्टर इन करना होगा कि हमारे वक्त में जब पहली बार मैंने इंटरव्यू दिया था 2019 में, तब एक प्री डिटर्मन्ड एक कैलिंग क्राइटेरिया था कि अच्छा आपका DQ है, DQ के 90 डेज़ के विद इन आपको इंटरव्यू लेटर आ जाता था। AP उस ज़माने में लगती थी, बहुत ज़्यादा लगती थी, और AP हमेशा ही ब्लैक होल होता है, उसको सेट टाइम नहीं होता है। अब जितनी भी आपने एक
सिमिलर वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर जिसमें होगा कि लेटेस्ट अपडेट अबाउट द वीज़ा इंटरव्यू। वो सारे सारे गैस हैं। इवन के लोगों को अब मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं फ्रॉम यूएस एम्बेसी के वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब आपको इंटरव्यू लेटर मिल सकता है। बेस्ट चांस ये होता है कि जब जितना केस पुराना होता रहता है उसका एक चांस ज़्यादा होता है इंटरव्यू लेटर मिलने का। इसमें आप ये कर सकती हैं कि अगर आपको 3 महीने हो गए हैं, 90 डेज़ हो गए हैं, 180 डेज़ हो गए हैं, आप इंक्वायरी किया करें। लोग बहुत घबराते हैं। यूएस एम्बेसी को पहले हमेशा इनिशियल इंक्वायरी करें। अगर वो फिर आपको रिप्लाई बैक में करते हैं कि भाई 180 दिन तक आपने कोई हमें रब्ता नहीं करना, तो फिर आप रुक जाएं। हमारा भी जब एपी लगा था उसके बाद डीएनए टेस्ट था। डीएनए टेस्ट की, अगर डीएनए टेस्ट वाली वीडियो देखिए आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। एक्सलेंट 2 पार्ट सीरीज़ है जिसमें सब कुछ मैं डॉक्यूमेंट किया हुआ था। तो डीएनए टेस्ट भी मिल गया। अब मुझे पता लग गया था अपनी लैब से भी, और डेट चेंज हुई कि अब रिपोर्ट्स जो हैं वो बन चुकी हैं। यूएस को भी चली गई है, एम्बेसी को भी चली गई है, हमारे पास भी कॉपी आ गई थी। तो मुझे पता था कि इसके ऊपर वर्किंग होनी चाहिए। जब 30 डेज़ गुजरे मैंने इंक्वायरी की कि भाई क्या सीन है। उसे ये हुआ कि वो ट्रिगर हुआ, उन्हें केस देखा, उन्हें कहा ठीक है आप सेकंड मेडिकल करवा लें। वो फिर सेकंड मेडिकल कराया, फिर कोविड आ गया, फिर फलाना फलाना फलाना। वो किसी और वीडियो के लिए टॉपिक है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू मेरी जर्नी देखना चाहते हैं, जो उसका एक्सपीरियंस शेयर किया था, वो यहाँ वीडियो आ रही है, उस पर जाकर देख सकते हैं। तो हमेशा जब भी आप वेट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 कोई इसका प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कुछ महीने भी हो सकता है, साल भी हो सकता है। और दूसरा, जब भी टाइम गुजरा करें इंक्वायरी कर लिया करें, और जब वो कहें कि भाई रुक जाओ, फिर आपने रुक जाना है। फिर अगला कमेंट से पूछना है हेपेटाइटिस बी के ऊपर कोई बता दें, और क्या अगर वो मेडिसिन ले रहे हैं अफेक्ट करेगा मेडिकल को। अगेन मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, और मैं ये भी नहीं बता सकता या कि क्या वो अफेक्ट करता है या नहीं करता। बस यही होता है, सारी सी बात है। जब आप उसमें जाएंगे अपने मेडिकल के लिए जाएंगे, वो तो सारी सी बात है, वो यूरिन सैंपल भी लेते हैं, ब्लड सैंपल भी लेते हैं, टेस्ट होंगे तो उसमें निकलाएगा, और वही फिर आपको गाइड कर सकते हैं कि अब क्या करना चाहिए। एक आपको एक ओवरऑल जनरल रूल दे सकता हूँ, जो मैंने पूरी सेपरेट वीडियो में इसको मैंने डिस्कस किया था, यहाँ वीडियो आ रही है, उसको जाकर देख सकते हैं। कि मेन पर्पस ऑफ द मेडिकल जो होता है वो ये देखना होता है कि जो बंदा यूएसए आ रहा है वो मास जो है पूरी पब्लिक है यूएसए उसके लिए थ्रेट ना हो। अब ये चीज़ उसकी कहाँ किस लेवल पर आती है ये मैं नहीं बता सकता, ये मेडिकल एक्सपर्ट्स का काम है। आप सिंपली भी कर सकते हैं, कोई भी मेडिकल सेंटर को कॉल करें, यही सवाल उनसे पूछ लें, शायद वो आपको गाइड कर सकें। अदरवाइज़ मेडिकल तो आपने करना ही करना है, और फिर जो होगा वो भी आपको पता लग जाएगा। अच्छा, फिर अगला सवाल है, वो कहते हैं कि जो मुझे समझ आ रहा है कि यूएस एम्बेसी ने पहले उनको पासपोर्ट वापस किया, उनसे रिक्वायर था कि वो अपडेटेड एफआरसी दें। उसके बाद एक भाई को DS5535 मिल चुका है, उन लोगों ने सबमिट करवा दिया, और वो दोबारा वो ईमेल आ रही है। कई बार ये होता है कि यूएस एम्बेसी से भी कुछ कह लें एरर्स होते हैं, या वो उनको लगता है कि ये चीज़ हमें आई नहीं हुई है। इसके मल्टीपल पार्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, लोग ये बहुत बेसिक मिस्टेक्स करते हैं कि उनके पास निकाहनामा नहीं होते, उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स पूरे नहीं होते, पासपोर्ट नहीं होते। ये बेसिक चीज़ें हैं। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आपके पास ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हों। इवन के बर्थ सर्टिफिकेट भी होता है ना, उसके भी मल्टीपल टीयर्स हैं। एक नादरला होता है, अगर पुरानी बर्थ है तो वो ओरिजिनल उर्दू वाला एक होता है, बड़ा सा पेज होता है, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है। एफआरसी होता है। बहुत कॉमन चीज़ें हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा एक सेपरेट वीडियो जिसमें हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं। इसके बाद अब आपने सबमिशन, आप कह रहे हैं आपने सबमिशन कर दी है, आप सिंपल इंक्वायरी करें, उनको भेजें। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट यूएस ट्रैवल डॉक्स के थ्रू भेजते हैं, एजी लाहौर के थ्रू भिजवाते हैं, यहाँ पूरी एक सेपरेट वीडियो है एजी लाहौर के लिए कि आपने कुछ चीज़ भिजवानी है या रिसीव करनी है, तो आपको एक प्रूफ मिलता है कि आपने चीज़ सबमिशन कराई है। आप यूएस ट्रैवल डॉक को ही ईमेल करें कि हमें इस तरह एम्बेसी कह रही है कि ये चीज़ सबमिट कराएं, हम तो करवा चुके हैं, ये हमारा प्रूफ है, और ये आगे फॉरवर्ड कर दें टू द यूएस एम्बेसी, वो चले जाएगा। बहुत सिंपल सा है, इसका कोई घबराने की बात नहीं। दूसरा ये सवाल पूछने कि हमें वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई बंदा भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता किसको मिलना है किसको नहीं मिलना। काउंसलर ऑफिसर जो होता है उसका काम होता है डिसाइड करना कि मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। लोग तुक्के लगा सकते हैं, गैस लगा सकते हैं, और वो सारे लगाते रहते हैं। तो पहले घबराएं ना। दूसरा, इस तरह के सवाल पूछने का फ़ायदा नहीं है। अल्लाह से दुआ मांगें कि आपको वीज़ा मिल जाए,
और जो चीज़ वो रिक्वायरमेंट होती है उनको दिया करें। उसके बाद अब देखें, आपने जब भिजवाया आपको चाहिए था, आप साथ ही 1-2 दिन बाद इंक्वायरी भेजी थी कि वी हैव सबमिटेड दीज डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय यूएस एम्बेसी, तो आपकी इंक्वायरी भी लग जाती। सिंपल सा है, आप उनको एम्बेसी को प्रूफ के साथ भिजवाएंगे हम तो सबमिट करवा चुके हैं, तो अपना रिकॉर्ड चेक करें। फिर जो अगला सवाल है वो कह रहे हैं हाँ, उन लोगों ने अपने पासपोर्ट रिन्यू करवाए थे और मेडिकल लेके गए थे। हमेशा अपने न्यू और ओल्ड पासपोर्ट जो है ना वो कैरी करने चाहिए। इवन कि जब आप ट्रैवल भी करते हैं, आप एम्बेसी भी जाती हैं, पासपोर्ट को इतना कोई भारी चीज़ नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप एम्बेसी भी जाया करें या मेडिकल सेंटर भी जा रहे हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं एप्लीकेबल है वो साथ लेके जाया करें। पहले तो सबसे अच्छी बात होती है कि मेडिकल सेंटर को कॉल करें, उनसे पूछें यार ये जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या लेके आऊँ। वैसे तो एक पूरी सेपरेट वीडियो यहाँ पर है, उसको जब देख सकते हैं। मैंने विल केयर कॉल की थी और सारी वो डॉक्यूमेंट्स की डिस्कशन हुई थी उनके साथ। लेकिन विद टाइम डॉक्यूमेंट्स चेंज होते रहिए। सबसे बेस्ट ये होता है मेडिकल सेंटर कॉल करें, उनको कहें यार मेरा मेडिकल है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ। और जब भी एम्बेसी जाएँ हमेशा प्रीवियस पासपोर्ट लेके जाना भी चाहिए। क्यों? कई बार होता है लोगों को यूएसए से डिपोर्ट किया होता है, दूसरी कंट्री से डिपोर्ट किया होता है, या उनके पासपोर्ट में कुछ ऐसे इंडिकेशन होते हैं जो उन्हें देखने होते हैं। लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाते भी हैं, लोगों की कुछ एक्टिविटी बड़ी अजीब वियर्ड होती हैं ट्रैवल के हिसाब से, तो यूएस एम्बेसी को चाहिए होता है। जब आप फॉर एग्जांपल उनको सिर्फ एक पासपोर्ट दे रहे हैं, पुराना नहीं लेके आ रहे, वो एक रेड फ्लैग होगा, या बिला वजह वो एपी लग जाएगी आपकी। वो कहेंगे हमें प्रीवियस पासपोर्ट भी सबमिट कराएं। क्यों रिस्क लेना है, अपने सारे लेके जाएं। हमेशा वो पासपोर्ट के एक एक पेज को भी देखते हैं। ये क्यों, मुझे पता है कि एक सेपरेट इंशाल्लाह वीडियो है कि जिसमें मैंने एक यूएस एम्बेसी में एक बंदे जो था काउंसलर ऑफिसर, उसने मेरे से बात हुई थी। हमारे ऑफिस में एक इवेंट था, तो सारी इसमें बातचीत हो रही थी कि वो स्क्रीन में क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं, क्या क्या देख रहे होते हैं। तो काफ़ी इसमें हेल्पफुल टिप्स इसमें ये था कि वो एक बंदे का काम होता है कि हर पेज को देखना होता है, कोई पेज अंदर फाड़ा तो नहीं हुआ, कोई पेज अंदर दूसरा स्लाइड तो नहीं किया हुआ। पूरा एक फ्रॉड यूनिट होता है जिनका काम ये होता है कि हर चीज़ को, हर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना होता है। तो अपने पुराने पासपोर्ट हमेशा लेके जाया करें। मैं जब गया था मैं भी अपने पास पुराने पासपोर्ट, करंट पासपोर्ट लेके गया था। फिर कहते हैं कि विल्के ने जो रिपोर्ट्स हमें ईमेल की हैं वो एयरपोर्ट पर चेक होंगी नहीं होगी हार्ड कॉपी। अगेन हमारे वक्त में तो वो प्रिंट करके ही देते थे। वो रिपोर्ट्स नहीं होती, वो आपका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड होता है। क्योंकि रिपोर्ट होती है वो होती I-693 होती है, वो तो सील्ड एनवेलप में होती है पुराने वक्तों में। उसके बाद फिर अब इलेक्ट्रॉनिकली चल जाती है कि वो विल केयर अपनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो अटैच हुआ है एम्बेसी के साथ, वहाँ से वो भेज देती है। जो आपको पेपर फॉर्म में मिलता है वो होती है वैक्सीनेशन रिकॉर्ड होता है, साथ जो सीडी होती है एक्सरे होती है। अब वो सीडी भी उन्हें ख़त्म कर दी है, वो ईमेल करते हैं दोनों चीज़ें। और अब लोग भी परेशान हो जाते हैं। सिंपल सा है, आप वो जो एक्सरे हैं उनको डाउनलोड करके किसी यूएसबी में डाल लें। आप जो अपनी वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स हैं उसको भी प्रिंट आउट करके अपने बैग में रख लें। 3-3 4-4 पेजेस की बात होती है, 5 बंदे हैं तो 20 पेजेस होंगे, तो साथ कैरी कर लें, बेहतर होता है। हमारे वक्त में जब हम एयरपोर्ट गए थे उनका कोई कंसर्न नहीं था कि आप एक्सरे दिखाएं, ये दिखाएं, फलाना दिखाएं। लेकिन बेहतर होता है कि आप एक कहते हैं ना कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, आप वो कर लें, प्रिंट करके रख लें, कोई मसले की बात नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि मेरी प्रायोरिटी डेट करंट नहीं है, उनका वेलकम लेटर 2020 में आ चुका था। वेलकम लेटर का पर्पस ही ये होता है कि प्रायोरिटी डेट करंट होने से पहले, आमतौर पर वैसे साल का एक कह लें एक जनरल रूल है कि साल पहले आ जाता है। अगर पहले आ रहा है 3-3 4-4 5-5 साल पहले, तो बेहतर है आप वो डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करें, आप अपने DS-260 को फिल करें, पैसे ना पे करें। क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लग रहा है आपकी प्रायोरिटी डेट पाने में, लेकिन आप दूसरे जितने स्टेप्स हैं वो कर सकते हैं, वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। ये तो बेहतर है। मेरा जो वेलकम लेटर था वो तो मैंने खुद अंदाज़ा लगाया कि यार ये तो साल से भी अब कम टाइम रह गया है प्रायोरिटी डेट को करंट होने में, तो आना चाहिए। फिर मैंने रीच आउट किया, तो हमारा 2005 का केस था, वो पेपर वाला था, तो वो अभी शिफ्ट हो रहा था। आपने पहले ईमेल करके बताया कि आपका भी जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऐड किया जा रहा है, ऑलमोस्ट महीना 2 महीने लगेंगे उसमें, उसके बाद हम वेलकम लेटर भेज देंगे। तो इस तरह वेलकम लेटर आ गया था, तो आप खुश हो, आपको पहले ही खुद ही उन्हें वेलकम लेटर भेज दी है। वालेकुम अस्सलाम, पहले वो शुक्र अदा कर रहे हैं वीडियोस का। आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को ये चीज़ें हेल्प करती हैं। इंस्टाग्राम पर बहुत अमेजिंग मुझे रिप्लाइज आते हैं, लोग आते हैं शाये हैं। तो जब वो प्रोसेस से गुजरते हैं, यूएसए पहुंचते हैं, वो कहते हैं हमने ये फलानी वीडियो देखी, हमें पहले ही पता था कि इस तरह का स्टेप है, ये हम एंग्जाइटी नहीं, ये नहीं हुआ। तो काफ़ी खुशी होती है कि जब इस तरह की मुझे रिप्लाइज आती हैं। तो
अगेन खुशी हुई है ये कमेंट पढ़ के। अच्छा, अब जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू वाले दिन जो उनसे डॉक्यूमेंट्स फाइल होती है, हमारी वाली थी जो बाहर से हार्ड होती है। इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो में इंशाल्लाह जो वीडियोस हम बना रहे हैं ना उसकी डॉक्यूमेंट्स के लिए, उसमें मैं दिखा भी दूंगा। बेसिकली बाहर से हार्ड होती है, अंदर ट्रांसपेरेंट पेजेस होती हैं जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट स्लाइड कर सकते हैं। दो फाइल्स बनाई हुई थी, एक फ़ाइल में सारे हमारे अपने फैमिली के डॉक्यूमेंट्स थे, एक फ़ाइल थी जिसमें सिर्फ पिटिशनर के थे। इसके अलावा क्योंकि पिटिशनर से हम पाकिस्तान में मिल चुके थे, यूएसए में भी मिल चुके थे, नॉर्वे में मिल चुके थे, तो वो सारी पिक्चर्स मेरे हार्ड कॉपीज़ में थी कि अगर वो कहेंगे कब आप लास्ट टाइम अपने एक पिटिशनर में मिले तो मैं दिखा भी सकूँ। तो एक छोटी सी एक पहले पिक्चर एल्बम थी मेरे पास जिसमें सर पिक्चर्स थी। तो आप कोई भी फाइल इस तरह लेके जा सकते हैं। वो जो होती है ना ब्रीफ केस वाली, दैट इज़ नॉट अलाउड। जो चीज़ कह लें कोई भारी ऑब्जेक्ट बन सकती है मारने के लिए, वो अलाउड नहीं करते। विद टाइम रेगुलेशंस चेंज होती हैं, मेंटली प्रिपेयर होकर जाएँ, शायद वो फाइल भी आप अलाउड ना करते हैं, लेकिन हमारी बारी अलाउ था। उसके बाद फिर मैंने साइड पर उसके टैग्स लगाए हुए थे कि बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पड़ा हुआ है, FRC यहाँ पड़ा हुआ है, नादर वाला बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पड़ा है, इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पड़ी हुई है। जिस तरह जिस मांगते थे मेरा आई लाइक स्लाइड आउट करता था, उनको देता, स्लाइड आउट करता दे देता था। तो काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गया हुआ था। अगला जो सवाल है वो जॉइंट स्पॉन्सर वाला पॉवर्टी गाइडलाइंस के ऊपर है। अगर आप अच्छा, आप ना गलत देख रहे हैं, दो डिफरेंट ये ऊपर ना सर्च होते हैं गूगल के ऊपर। आपने जाना है USCIS वाले पर, उसका आई थिंक I-864 एंड में P आता है, और USCIS की वेबसाइट है। तो आपके कमेंट में मैं जवाब भी दे दूंगा, लेकिन आप जो है ना वो दूसरे वाले को देख रही हैं। इनका एक और भी पॉवर्टी गाइडेंस होते हैं, हेल्थ कोई इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आते हैं, वो नहीं देखने। क्योंकि हम US इमिग्रेशन प्रोसेस के अंदर हैं तो हमने USCIS पर रहना है। तो हमेशा इसलिए मैं जिक्र करता हूँ, जब भी यहाँ आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स तीन होते हैं, एक USCIS होता है, एक उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट होता है जो NVC होता है, तीसरा होता है कोई भी एम्बेसी आपकी जो एप्लीकेबल है, जिस तरह हमारी केस में होती है US एम्बेसी इस्लामाबाद। अगला सवाल पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर है। कई मैंने वीडियोज़ में मेंशन किया कि US एम्बेसी की अपनी ही वेबसाइट पर वो मेंशन करते हैं कि वो रिक्वायर नहीं करते पाकिस्तानियों से, सॉरी पाकिस्तान का पुलिस सर्टिफिकेट रिक्वायर नहीं करते। लेकिन अगर आप किसी भी दूसरे फॉरेन कंट्री में 6 महीने से ज़्यादा रह चुके हैं तो वहाँ पर एप्लीकेबल होता है। तो ये भी रूल आपने देख लेना है कि 6 महीने या कम हो गया, आजकल क्या रिसेंट चल रहा है। लेकिन मेरे वक्त में जो भी 6 महीने से ज़्यादा किसी मुल्क में रह चुका है, क्योंकि मेरे काफ़ी फॉरेन ट्रिप्स थे लेकिन वो 6 महीने से अंडर थे, तो मुझे कभी एम्बेसी ने कहा नहीं कि आप अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट हमें दें। तो 6 महीने से ऊपर है तो फॉरेन कंट्रीज़ के चाहिए। मेरे केस में हम लोगों ने ये किया था कि हमने पाकिस्तान से भी बनवाए थे। जिस जिस शहर में हम रह चुके हैं, फैसलाबाद, लाहौर, दोनों के हमारे पास पुलिस सर्टिफिकेट थे। इवन तो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन NVC जो होता है बहुत सेपरेट है टू द एम्बेसी। इसके दो सोल्यूशन होते हैं, या तो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के अपलोड कर दें, या वही जो उनका डॉक्यूमेंट उनकी US एम्बेसी पड़ा है उसका स्क्रीनशॉट लें, उसको अपलोड करें। वहाँ उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखें कि US एम्बेसी इस्लामाबाद रिक्वायर नहीं करती, तो इसलिए हम अपलोड नहीं कर रहे। लेकिन टाइम होता है प्रिपेयर करने के लिए, तो और कोई इतना प्रोसेस मुश्किल नहीं है। पंजाब में तो बहुत इजी है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना, तो मैंने तो बनवा के अपलोड किए हुए थे। वालेकुम अस्सलाम। इनके कोई हस्बैंड हैं जिनका स्प्यूटम टेस्ट है, वो रिपोर्ट हो के US एम्बेसी जा चुके हैं, उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को एम्बेसी ने वीज़ा दे दी है। ये एक चीज़ मैंने एक बहुत नई देखी है कि हमारे वक्तों में ये नहीं होता था। उसमें होता था कि एक बंदे को भी रोकते थे, वो सबके ना AP लगा के रोक देते थे। अब ये बहुत कॉमन है कि हस्बैंड को मिल रहा है, बच्चों को मिल रहा है, वाइफ को कोई मेडिकल इशू था वो रोक रहे हैं, बाकी को वीज़ा लगा रहे हैं। इसमें मल्टीपल सिचुएशंस होती हैं। देखें, एक तो अच्छी बात है कि इन्हें खुद ही नोट किया हुआ है कि वीज़ा की भी एक्सपायरी है, उसको कभी भी आपने ईजी नहीं लेना। दो तीन चीज़ें कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। अगर मैं आपकी सिचुएशन में होता, पहले तो US एम्बेसी को हमेशा इंक्वायरी भेजूंगा कि भाई मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, मेरे जो शौहर हैं उनका कुछ करें, उनको जवाब दें ताकि मुझे पता लगे क्या होना है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर तो वो स्प्यूटम टेस्ट की वजह से रोका था मेडिकल, तो इट मीन्स कि वो अपना इंटरव्यू नहीं देने गए होंगे। कई बार ये होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कई कि अगर आपको US एम्बेसी खुद ना रोके ना कि आपने मेडिकल आपका क्लियर नहीं हुआ, आपने एम्बेसी नहीं आना, तो हमेशा जाना चाहिए। उसमें ये होता है कि आप शायद मेडिकल सॉरी आप इंटरव्यू पे जाएं अपनी पूरी फैमिली के साथ, तो पूरी फैमिली को अप्रूव कर दें, वो कहें हम सिर्फ आपका वेट कर रहे हैं मेडिकल का, जो मेडिकल आएगा तो हम आपका वीज़ा इशू कर देंगे। लेकिन कुछ केसेस अब आना शुरू हो गए जिसमें मैं देख रहा हूँ कि जब वो मेडिकल में कोई भी इशू आता है, क्योंकि
मेडिकल सेंटर ने रिपोर्ट करना होता है एम्बेसी को, एम्बेसी कहती है कि यार हम इनको रोक रहे हैं, आपको ईमेल भेज देंगे, इनको कहेंगे आप एम्बेसी ना आए। तो इस सूरत में अगर उनका कभी इंटरव्यू हुआ ही नहीं तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि इनका इंटरव्यू रीशेड्यूल किया जाएगा। अब वो कब होता है वेरी हार्ड टू टेल, लेकिन सबसे पहला काम तो ये है कि आप एम्बेसी को इंक्वायरी भेजें, उनको एक्सप्लेन करें सिचुएशन कि एक्सपायर हो रहा है, हस्बैंड का स्प्यूटम टेस्ट हो चुका है, वो आप तक पहुंच चुका है, हमें बताएं करना क्या चाहिए आगे। अगर नहीं करता, अगर आप इस सिचुएशन में होता तो मैं तो हमेशा ट्रैवल करता था, क्योंकि रूल ये कहता है कि प्रिंसिपल एप्लीकेंट पहले चले जाए या प्रिंसिपल एप्लीकेंट के साथ जितने बेनिफिशरीज को मिला हुआ है वीज़ा वो जा सकती हैं, देन दे कैन कम बैक, क्योंकि आपको 2 हफ्तों से लेकर 2 महीने के अंदर आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। फिर ग्रीन कार्ड के रूल्स लगने शुरू हो जाते हैं कि आप हर 6 महीने तक यूएसए से बाहर रह सकते हैं, 6 महीने से ऊपर कभी नहीं जाना होता, 180 डेज से बहुत काम ख़राब हो जाता है, तो आप ट्रैवल बैक कर सकते हैं। इतनी देर में शायद उनकी एपी ख़त्म हो जाए और उनको वीज़ा मिल जाए। तो मैं तो हमेशा ये करता कि अगर मैं सिचुएशन में होता तो अगर इंक्वायरी का जवाब नहीं आ रहा, उल्टा सीधा एक्सपायरी पास आ रही है, ट्रैवल करो, यूएसए जाओ, एंट्री लग जाए स्पाउस की, बच्चों की, उसके अलावा फिर आप ग्रीन कार्ड लो, वापस आ जाओ। और तीसरा ऑप्शन ये है कोई भी अच्छी लॉ फर्म ढूंढ लें यूएसए में, उनको रीच आउट करें, उनको अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करें, प्रोफेशनल हेल्प सीक आउट करें। मैं जो अपने एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अपना बता रहा हूँ कि मैं अगर होता तो मैं ये कर लेता। मे बी इट्स नॉट द बेस्ट एडवाइस, शायद किसी और ने कुछ और करना हो। इस तरह की सिचुएशन जहाँ पर आपका केस कॉम्प्लिकेट हो सकता है, हमेशा रीच आउट किया करें किसी लॉ फर्म को जो स्पेशलाइज करती हैं फैमिली बेस केसेस में। उनसे मशवरा करें, उनसे एडवाइस लें, रादर देन आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात किसी से पूछ रहे हैं। अनलेस कोई इस सिचुएशन से गुजरा हो, शायद वो आपको बता सके, लेकिन आपको 3 ऑप्शन दे दी हैं, इसमें से आपको जो बेहतर लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। पूछते हैं जॉइंट स्पॉन्सर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बहुत अच्छा सवाल है। वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो दूसरे स्पॉन्सर की होती हैं। इसको लोग इजी ले जाते हैं, और जो उनसे देसी लोगों को पता है कि जॉइंट स्पॉन्सर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इसलिए वो जॉइंट स्पॉन्सरशिप देते नहीं हैं। इट्स सेल्फ एफिडेविट ऑफ सपोर्ट जो है वो होता है फाइनेंशियल लाइबिलिटी आपने लेनी होती है जो भी बंदा आ रहा होता है। और इस तरह भी नहीं होता कि आप हर किसी को देइयो, उसकी एक लिमिट होती है। क्यों? जब भी आप एक बंदे को जॉइंट स्पॉन्सरशिप देते हैं, फॉर एग्जांपल एक मैं बंदा हूँ, मैं एक बंदे को और को देता हूँ, तो हाउस होल्ड का जो होगा 2 हो जाएगा साइज़, 3 हो जाएगा, 4, वो बढ़ता रहेगा। कल को किसी बंदे की शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं, वो साइज़ बढ़ता रहता है। तो इनकम वो जो होता है ब्रैकेट होती है, पूरी एक सेपरेट वीडियोस में मैंने डिस्कस किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, यहाँ कार्ड आ रहा होगा। तो इन एसेंस, इन जनरल रूल में बता देता हूँ कि आपकी पूरी ऊपर आप पर जिम्मेदारी होती है उस बंदे की कि खुदा ना खास्ता वो उस पर कोई स्टेट का कोई लोन आया था, फलाना आया था, आपने उसके अंदर जाकर उसको हेल्प करनी होती है। तो इसलिए लोग जॉइंट स्पॉन्सरशिप को अवॉइड करते हैं। इससे बेहतर है कि आप गूगल पर जाएँ, USCIS पर लिखें जॉइंट स्पॉन्सरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइबिलिटी, वो आपको डिटेल में पूरा पेज है। लेकिन आपको छोटा सा आंसर दिया था कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर होती हैं फाइनेंशियल, कि अगर वो ट्रैक से उतर गया तो आप पर ही, आपको ही आके उन्हें पूछना, क्योंकि एफिडेविट ऑफ सपोर्ट है ही ये कि आपने उसकी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं फाइनेंशियल। और आई थिंक 5 साल तक होता है, लेकिन शायद इससे ज़्यादा भी हुआ, लेकिन काफ़ी काफ़ी ज़िम्मेदारी होती है। तो हमेशा जाके जो है ना आप गूगल करें, उसको सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी और काफ़ी वेल लिस्ट डाउन होगी। फिर अगला कमेंट है वो IR1 का इंटरव्यू था। काउंसलर ऑफिसर ने केस अप्रूव कर दिया, वो लेटर दे दिया अप्रूवल का, पासपोर्ट भी रख लिया। फिर कुछ दिनों बाद स्टेटस जो है वो रिफ्यूज़ हो गया और एम्बेसी ने कहा CV और रेज़्यूमे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कुछ सर्टन एजुकेशन, कुछ सर्टन आपका वर्क एक्सपीरियंस वो हमेशा फ्लैग्ड हो जाता है US एम्बेसी में। कोशिश करूँगा सेपरेट वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लें, लेकिन कुछ भी आपके केमिकल से, कुछ सेंसिटिव जो होती हैं नॉलेज होती है, उससे आपका ताल्लुक़ है ना, आप हमेशा फ्लैग्ड हो गए। वो आपको CV और रेज़्यूमे मांगते हैं। कई बार होता है आपको नहीं भी होता है, वो उनको डाउट होता है, कहते हैं आप CV और रेज़्यूमे दें, वो अपना बैकग्राउंड रन करेंगे। ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल केमिकल्स वाले जितने लोग होते हैं ना, जिनकी इंजीनियरिंग है, इस तरह की चीज़ें हैं, और कुछ और डिफरेंट इंजीनियरिंग, कभी मैं नाम नहीं लूँगा वीडियो में भी, तो हमेशा फ्लैग्ड हो जाते हैं।
क्योंकि उन्हें अपना एक जो है ना बैकग्राउंड चेक करना होता है कि ये कहाँ काम कर चुका है, इसने ये एजुकेशन की कौन सी यूनिवर्सिटी किया, किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, सब कुछ रन डाउन होता है। इसके बाद बड़े ही मज़े के नीचे लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं, जिसमें शादियों को पूछना, पहली शादी दूसरी शादी का। तो ये कई बार होता है कि मैंने देखा है कि कुछ एप्लीकेंट्स होते हैं कि किसी वक्त में 20 साल पहले 30 साल पहले यूएसए जाते हैं, दे गेट मैरिड टू अ यूएस सिटीज़न, डिपोर्ट हो गए या शादी नहीं चल सकी, डिवोर्स हो गई, फलाना हो गया, पेपर वर्क नहीं मिल सका, वो वापस आए थे पाकिस्तान आके दूसरी शादी कर लेते हैं। तो पहली बात है, हमेशा जब भी यूएसए में शादी होती है तो वो रजिस्टर्ड होती है, कहीं ना कहीं उनका रिकॉर्ड होगा। तो फिर लोग क्या करते हैं, लोग झूठ बोलते हैं कि हमारी तो पहली शादी पाकिस्तान में हुई है, अगर वहाँ से कहीं से रिकॉर्ड निकल आए। यूएस एम्बेसी या किसी भी फेडरल बंदे को के सामने झूठ बोलना नहीं चाहिए। या तो 10 साल का बैन होता है या लाइफ टाइम बैन होता है, इन दो चीज़ों से एक चीज़ होती है। इससे बड़ी अच्छी स्टोरी याद आती है। एक पाकिस्तानी देसी एक फेडरल ऑफिसर थे इमिग्रेशन के ही, तो कहते हैं कि उनने अब सेकेंडरी में एक कपल को लेके गए, तो फ्रॉडलेंट शादी थी, उनको उनको सारा प्रूफ था। अब वो जो कपल था वो कह रहा है, उन्हें देखा कि पाकिस्तानी है, तो वो कह रहे हैं कि यार सर कोई आप कोई उर्दू में ना कुछ सेटिंग करा दें, कुछ कर दें, हम आपको फलाने पैसे दे देंगे। उसने लिटरली ऊपर देखने का, ऊपर कैमरा लगा हुआ है, पीछे शीशा लगा हुआ है, वन वे, ऑफिसर यूनिफॉर्म बैठा हुआ, तो मुझे कह रहा है कि कुछ सेटिंग करवा दूँ। उसने फिर रिपीट किया इंग्लिश में भी, फिर उर्दू में रिपीट किया कि जो भी आप कॉन्वर्सेशन यहाँ करेंगे सब कुछ रिकॉर्डिंग होगी और इट विल बी हेल्ड एज एविडेंस इन कोर्ट, क्योंकि इमिग्रेशन कोर्ट भी होती है। उन्हें वही थोड़ा बात की, उन्हें कहा कोई फ़ायदा नहीं है, उठे बाहर आ गए। तो इसलिए वहाँ से जो एक स्टोरी जो होती है ना, फ़नी स्टोरी ये थी कि लोग कहते हैं जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं यार, जो ऑफिसर्स हो गए या जो एजेंट्स होते हैं उनकी बहुत अच्छी पे होती है, वो फॉर लाइफ सेटल्ड है, उनको नहीं चाहिए आपके पैसे। और कभी भी फेडरल एजेंसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए कि शायद मैं निकल जाऊँ। अभी शायद आप निकल जाएं, बाद में जब जब पकड़े जाएंगे वो फिर बहुत ज़्यादा उसकी पेनल्टीज़ पड़ती हैं। तो जो सही फैक्ट्स होते हैं वो करने चाहिए। और ख़ास तौर पर पहली शादी दूसरी शादी कज़न से शादी, लोग इस तरह पता नहीं कुछ अजीब सी एडवाइस होती हैं लोगों की, और फंस जाते हैं और फिर काम ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी कोई आपका केस कॉम्प्लिकेटेड हो ना, हमेशा लॉ फर्म से रब्ता करें जो उस कैटेगरी के अंदर स्पेशलाइज करता हो, वो आपको गाइड कर सकें, यार ये कर लें, वे फलाना कर लें। क्योंकि कुछ मिस्टेक्स होती हैं उसमें वेवर्स मिलती हैं, वेवर का मतलब होता है कि आपको वो एक एक्सेप्शन देते हैं। कई लोग होते हैं जिनका यूएसए में ओवरस्टे होता है, डिपोर्ट हो जाते हैं, तो बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। लॉ फर्म से रब्ता किया करें और वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से। तो आपका जो सवाल था कि सीवी रेज्यूमे, इट्स वेरी कॉमन, आप जल्द से जल्द उनको सबमिट कराएं और दुआ है कि आपकी जो एपी है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। वालेकुम अस्सलाम। अगला सवाल है कि मिनिमम मैक्सिमम टाइम क्या है DS 5535 F4 कैटेगरी यूएस एम्बेसी का। टाइमलाइन अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो कोई नहीं है, और एपी जो होती है वो कुछ महीनों की भी हो सकती है, कुछ हफ्तों की भी हो सकती है, कुछ सालों की भी हो सकती है। मैंने जो देखा हुआ है अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में, कुछ लोग हैं जिनको 2 हफ्ते बाद भी DS 5535 के बाद अप्रूवल आई हुई है, कुछ लोग हैं जो 1.5 साल भी फंसे रहे हैं। तो इट डिपेंड्स कि क्या मूवमेंट होती है। लेकिन बेस्ट जो एडवाइस होगी या बेस्ट मैं सजेस्ट कर सकूँ चीज़, वो यही होगा कि आप अपने केस के ऊपर ना इंक्वायरीज़ किया करें। अगर महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, आप इंक्वायरी करें, पूछें कि मेरे केस का स्टेटस क्या है। अगर वो कह देते हैं ठीक है आपने 180 दिन तक कोई हमें ईमेल नहीं करनी, अब रुक जाएं। लेकिन हमेशा इंक्वायरी किया करें, एम्बेसी से इतना डरा ना करें। मेरा भी केस हमारा एपी में था, तो वक्फन वक्फन में इंक्वायरीज करता था, उनसे पूछता था कि भाई क्या सीन है। वो कहता है कि भाई मुझे भी ईमेल 2 बार आई हुई कि भाई आपने 30 दिन तक हमें कोई इंक्वायरी नहीं भेजी। ठीक है, नहीं भेजते। फिर उसके बाद कुछ इंक्वायरीज की, फिर सेकंड मेडिकल हो गया, फिर बैन आ गया, फिर बैन ख़त्म हुआ, फिर इंक्वायरी की, तो उन्होंने कहा 180 डेज तक कोई आपने इंक्वायरी नहीं भेजी। ठीक है, नहीं भेजते। इंक्वायरीज भेजा करें, जो वो कहा करें उस पर अमल किया करें। तो लास्ट 2 कमेंट्स को रीड कर लेते हैं। इसमें एक है कि आपका ग्रीन कार्ड कितनी देर में आ गया था। हमारे केस में 3 लोग थे, 2 मेरे पेरेंट्स थे, एक मैं था। मेरे पेरेंट्स का एग्जैक्ट 14 जो दिन था उसमें आ गया था, 2 हफ्ते बाद आ गया था। मेरा 2 महीने बाद आया था, क्योंकि मेरा ग्रीन कार्ड कह लें गुम चुका था। पूरा यूएसए में डिफरेंट जो है ना
जो डाक खाने हैं वहाँ से घूमते 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 अब ये टेंशन थी कि अब गुम जाएगा तो उसका रिप्लेस होने की एक अलग टेंशन होती है। लेकिन किसी न किसी करके मैंने ट्रैक कर लिया कौन से डाक खाने में, जब उस डाक खाने में आगे प्रोसेस होना था ना, तो मैं उस पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ा था उनको बताने के लिए कि भाई यहाँ पर जो वो आई है ना, मेल आई है जिसको आपको नहीं पता कहाँ भेजनी है, वो मेरी है। तो इस तरह मैंने रिट्रीव कर लिया था। तो वो एक इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो में दिखा दूंगा कि अगर आपका भी जो है ना ग्रीन कार्ड अमेरिका की सैर कर रहा है आपके बगैर, तो आप उसको किस तरह ढूंढ सकते हैं। इस तरह ऊपर कमेंट है, वो कह रहे हैं अराइवल इन टेलस है, पहली बात है बहुत बहुत मुबारकबाद, डबल थम्स अप माशाल्लाह। और ग्रीन कार्ड फिज़िकल कब आ जाएगा? अगेन वही है, 2 हफ्ते से 2 महीने तो मुझे अपना एक्सपीरियंस है, तो ज़्यादातर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आ जाता होता है। क्योंकि जब आप यूएसए आते हैं, आपकी इमिग्रेशन होती है, हमारी सेकेंडरी भी हुई थी, उसमें वो ऑफिसर आगे हमेशा पूछता है कि आपका फ़िज़िकल ग्रीन कार्ड और सोशल सिक्योरिटी कार्ड किधर हम डिलीवर करें। वो उस सवाल का जो जवाब होता है वो हमेशा रिटन फॉर्म में देना है। आपने तुक्का नहीं लगाना कि मेरा जो पटिशनर है या जहाँ मैंने जहाँ रहना है उसका एड्रेस फलाना है, क्योंकि यूएसए के एड्रेस पहली बार आएंगे शायद, मे बी इज़ कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। कभी आपने तुक्का नहीं लगाना, आपने रिटन फॉर्म में देना है उनको। और सोशल सिक्योरिटी कार्ड आप आगे पीछे हो जाए, किसी को सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं देना अनलेस वो आपका एम्प्लॉयर है, वो आपको हायर कर रहा है, क्योंकि वो वहाँ पर मांगते हैं, क्योंकि आपका ग्रीन कार्ड भी चाहिए होगा, सोशल सिक्योरिटी कार्ड। सोशल सिक्योरिटी कार्ड बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है, उसको आईडी कार्ड की तरह नहीं करना कि जहाँ दिल किया आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए आईडी कार्ड की कॉपी दे दी। तो सोशल सिक्योरिटी कार्ड आपने अपने साथ लगा के रखना है, आप आगे पीछे हो जाएं, कार्ड नहीं होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज है, इसको जाकर फॉलो करें, डीएम में आके सवाल भी पूछ सकते हैं। अपने मुझे अपनी दुआ में याद रखें, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something